हेलो एवरीवन, वेलकम टू दृष्टि जुडिशरी। मैं हूं निवेदिता राजे और इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि इंटरव्यू प्रोसेस में आपको किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है और आपकी मेंस की जो आंसर राइटिंग है उनमें आपको किन किन बातों का ख्याल रखना है। बेसिकली आपको किस तरह से आंसर लिखना है वो, ठीक है। तो शुरुआत इंटरव्यू से करते हैं क्योंकि मेंस में तो हम लगभग सभी कुछ डिस्कस कर चुके हैं, उसका सिलेबस, उसका तरीका, तैयारी का तरीका एक्सेट्रा। अब इंटरव्यू जो है वाइवा वोस 100 मार्क्स का वेटेज होता है इसका। मिनिमम 35% मार्क्स आपके आने चाहिए इन ऑर्डर टू इवन बी कंसिडर्ड। तो आपको रेस में कंसिडरेशन मिले भी, इसके लिए जरूरी है कि आपके इंटरव्यू 100 में से कम 35% मार्क्स तो आए। उसके बाद ही फिर आपको बाकी जो क्यूमुलेटिव स्कोर का जो एडिशन वगैरह होगा उसके लिए कंसिडर किया जाएगा। अच्छा, इंटरव्यू का जो पैनल होता है वो आपको आपकी सामान्य प्रज्ञा के बेसिस पे इवैल्यूएट करता है। आप बिहार में एपीओ बनना चाहते हैं, बिहार में ही क्यों एपीओ बनना चाहते हैं, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, मैं पहले भी कह चुकी हूँ। आप एपीओ बनना चाहते हैं, ऑफ कोर्स क्यों बनना चाहते हैं ये आपको पता होना चाहिए। बिहार में ही आप क्यों एपीओ बनना चाहते हैं ये आपको पता होना चाहिए। बिहार के ऊपर आपका एक अच्छा अवेयरनेस होना चाहिए। यू कैन नॉट गो देयर विद एन एम्प्टी हेड। आपको पता ही नहीं बिहार का कुछ, है ना। तो बिहार की हिस्ट्री, बिहार की ज्योग्राफी, बिहार का डेवलपमेंट, बिहार का सब कुछ आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव लैंडस्केप भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार में कितनी डिस्ट्रिक्ट है, बहुत ही कॉमन सवाल है, ज्यादातर बच्चों को नहीं आता होगा, पता होना चाहिए, ठीक है। तो बिहार से रिलेटेड किताब आती है तो उसमें बिहार से रिलेटेड लगभग सारी इंफॉर्मेशन होगी, है ना। उसकी हिस्ट्री, उसकी ज्योग्राफी, उसका पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव लैंडस्केप, सब कुछ उस किताब से आप अच्छे से पढ़ लें, उसको 2-3-4 बार पढ़ लें तो आपको ये सारी बातें याद रहेंगी, ठीक है। पर्सनालिटी और कम्युनिकेशन स्किल्स पे आपको ध्यान देना है। आप एपीओ के लिए जा रहे हैं, प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर जो है उसका काम बोलने का ही होता है। एज अ लॉयर आपको बोलना आना चाहिए और कॉन्फिडेंटली बोलना आना चाहिए। अगर आप बहुत कॉन्फिडेंटली नहीं भी बोलते हैं तो ऑब्वियसली थोड़े नंबर कटेंगे, लेकिन इस वजह से आपको रेस से बाहर नहीं कर दिया जाएगा। कम्युनिकेशन स्किल में ये मायने नहीं रखता कि आप अंग्रेजी कितनी अच्छे से बोल रहे हैं, कम्युनिकेशन स्किल में मायने रखता है कि आप अपनी बात को कितने अच्छे से रख पा रहे हैं। क्लैरिटी ऑफ कम्युनिकेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जो बोल रहे हैं वो सामने वाले तक पहुंच रहा है, आप जो समझाना चाह रहे थे सामने वाला वो समझ गया। आप अपने थॉट्स को कितना क्लियरली वॉइस आउट कर सकते हैं, आप अपनी सोच को कितने अच्छे से शब्दों में पिरो सकते हैं, दैट इज द टेस्ट। और यही कम्युनिकेशन स्किल भी है। इंग्लिश और हिंदी नहीं होती कम्युनिकेशन स्किल, अपने थॉट्स को वॉइस आउट करना। हाउ वेल आर यू एबल टू एक्सप्रेस योर थॉट्स, दैट इज व्हाट अ गुड कम्युनिकेटर हैज एज अ स्किल। वो अपने सोच को, अपने विचारों को उतने ही अच्छे से कह पाता है जितने अच्छे से वो दिमाग में सोच रहा था, ठीक है। तो आप जो भी लिखते हैं या जो भी आंसर तैयार कर रहे हैं, एक बार उस आंसर को बोल के भी दिखाइए खुद को। ये अच्छा तरीका होता है प्रिपेयर करने का। इंटरव्यूज के लिए मैं इसी तरह से प्रिपेयर करती थी, है ना। तो आप मतलब और भी मैंने लोगों से देखा है, बहुत बड़े बड़े जिन्होंने क्वालिफाई भी किया और मतलब गुड एडवोकेट्स फॉर दैट मैटर जो कोर्ट में अपीयर करते हैं, वो एक बार शीशे के सामने खड़े होकर वो बोलते जरूर हैं जो वो माय लॉर्ड के सामने बोलने वाले हैं, है ना। तो इट इज नेवर अ बैड आइडिया टू प्रैक्टिस। आप इंटरव्यू तक पहुंचेंगे ये नहीं कहना मुश्किल है, ऑफ कोर्स तो नोटिफिकेशन भी नहीं आया है, लेकिन दिमाग में इस विश्वास को बना के रखिए कि भाई अब मैं रेस में पार्टिसिपेट कर रहा हूं तो अंत तक तो जाऊंगा ही, बाकी देखते हैं, है ना। तो इंटरव्यू के लिए आप क्वालिफाई हो, इसकी पूरी मेहनत की जाएगी, आपके साथ हम भी करेंगे। इंटरव्यू में बोलना कैसे है इसकी प्रैक्टिस आप अभी से ना करें, लेकिन जब भी आप उस स्टेज तक पहुंचे इन बातों का ख्याल रखें। जो भी आंसर्स आपने लिखे एक बार खुद को बोल के सुनाएं अच्छे से, भले ही आप पूरी इंग्लिश ना लिखें, मिक्स कर दें उसे, अपनी बात को समझा लें। अगर आपको लगता है कि अरे मैं तो अच्छा समझा रहा हूँ, बस बहुत है आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए। हालांकि पैनल के सामने बच्चा थोड़ा घबरा जाता है, पैनल इस बात को समझता है, पानी वानी भी ऑफर करा जाता है आपको, ठीक है। ड्रेसिंग स्टाइल वगैरह अच्छा होना चाहिए, इन ऑल वो भी जो भी ट्रेनिंग होती है वो आपको दे ही दी जाती है, ठीक है। तो ये है इंटरव्यू। इंटरव्यू में बहुत सारी बातों का ध्यान नहीं रखना पड़ता,
ज़्यादातर जो चीज़ें होती हैं इंटरव्यू के दौरान, वो आपको इंटरव्यू तक पहुंचते पहुंचते आ ही जाती है ना। यू एक्चुअली अंडरस्टैंड व्हाट टू डू नेक्स्ट, कॉन्फिडेंस भी बिल्ड हो गया होता है, आपने मेंस क्वालिफाई कर लिया, मतलब आपको नॉलेज तो है ही, अगर आप नॉलेज को लिख सकते हैं तो बोल भी सकते हैं, तो इतना कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड पार्ट नहीं होता इंटरव्यू का। खैर, अब अपने अगले पार्ट पर आ जाते हैं जो कि हमारा आंसर राइटिंग पार्ट था। आंसर राइटिंग इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आंसर राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आप आंसर लिख लेते हैं काफी नहीं है, आपको आंसर, अच्छा आंसर लिखना जरूरी है, क्योंकि आंसर तो वो सब बच्चे लिख लेंगे जो कि मेंस दे रहे हैं, लेकिन आपके आंसर को अच्छे मार्क्स मिले ये आपको इंश्योर करना है। तो एक सर्टेन फॉर्मेट होता है जो कि एक जनरल फॉर्मेट कंसिडर किया जा सकता है। आप अपने हर एपीओ के एग्जाम में इस फॉर्मेट को यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले फॉर्मेट में जो भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आंसर का पहला जो हिस्सा होता है वो इंट्रोडक्शन होता है। आपका जो इंट्रोडक्शन है वो क्लियर होना चाहिए, और इंट्रोडक्शन में आप कॉन्टेक्स्ट को समझाते हैं। इंट्रोडक्शन का पर्पस ही यही होता है कि आप अपने आंसर के कॉन्टेक्स्ट को सेट कर दें, ताकि एग्जामिनर को सिग्नल मिल जाए इंट्रोडक्शन पढ़ते ही कि बच्चा क्वेश्चन समझ चुका है। समझे? तो ये कॉन्टेक्स्ट जो होता है आपका, इंट्रोडक्शन, इस बात को क्लियर कर देता है कि हाँ, इसे आंसर आता है, अच्छा लिखा होगा। तो यही इंटरेस्ट आपको नंबर दिलाता है। खैर, तो फॉर एग्जाम्पल लेट्स से सेक्शन 107 पे बीएनएसएस पे क्वेश्चन बना है, तो अगर आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो उसे, तो आप सेक्शन को ही समझाएंगे, भाई व्हाट डज इट डील विद, यही उसका कॉन्टेक्स्ट हो गया। तो इट डील्स विद प्रिवेंटिव अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी इन स्पेसिफाइड सर्कमस्टेंसेस, है ना। The provision aims to secure the ends of justice while preventing the misuse of coercive state power. ये हो गया सेक्शन 107 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। ये 3-4 लाइनें हैं जो मैंने आपको बताई, ये इंट्रोडक्शन है। इससे आपने अपने पूरे आंसर का एक टोन, एक कॉन्टेक्स्ट सेट कर दिया है। तो इंट्रोडक्शन में आप किस बात पे ध्यान देंगे? कॉन्टेक्स्ट पे ध्यान देंगे। आप आंसर का और उस सेक्शन का जिसमें आप आंसर, मतलब जिसको आप एक्सप्लेन करने वाले हैं अपने आंसर में, उसको आप एक्सप्लेन, उसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन या कॉन्टेक्स्ट सेट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट होता है स्टेप, या जो दूसरा पार्ट होता है, वो स्टैट्यूटरी प्रोविजन इंटरप्रिटेशन होता है। यहाँ तो आपने कॉन्टेक्स्ट सेट किया, लेकिन अब कॉन्टेक्स्ट को डिटेल करना भी जरूरी है ना। यही आपके आंसर की मेन बॉडी भी कहलाती है। दिस इज द, मतलब मेन बॉडी में सिर्फ यही नहीं आता, मेन बॉडी में केस लॉ भी आता है, बट दिस इज व्हाट मेन बॉडी वुड इंक्लूड। तो स्टैट्यूटरी प्रोविजन या जो भी लीगल प्रिंसिपल है उसका अब एक डिटेल, यू वुड नाउ एक्सपैंड द कॉन्टेक्स्ट। जो इंट्रोडक्शन आपने दिया है अब उसको आप एक्सपैंड करना शुरू करेंगे। तो इसमें एग्जैक्ट सेक्शन को कोट करेंगे, उसके एसेंस और स्कोप को समझाएंगे। यही होता है मेन बॉडी, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो भाई यहाँ आप उस सेक्शन का या उस प्रिंसिपल का डिस्क्रेशनरी नेचर, उसके सेफगार्ड्स, उसके लिमिटेशंस, उसको मिसयूज से कैसे प्रोटेक्ट किया जाता है, और ये सब आप कैसे करेंगे? जुडिशियल इंटरप्रिटेशन के साथ। आप उस सेक्शन को इंटरप्रेट कर रहे हैं, उस स्टैट्यूट को आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, उस प्रिंसिपल को आप एक्सपैंड कर रहे हैं, बट आप ये कैसे कर रहे हैं? आप ये कर रहे हैं जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस के थ्रू, ठीक है, क्योंकि एक्चुअली वो एक्सपैंड हुआ ही ऐसे है। उसे करने वाले हम आप थोड़ी थे, उसको एक्सपैंड करने वाले जजेस और जुडिशरी ही तो थी। तो बस जुडिशरी ने उसे जैसे एक्सपैंड किया है, उसके स्कोप को, उसके एप्लीकेशन को, उसके लिमिटेशन को इंटरप्रेट किया है केस बाय केस, उसी तरह से आप करेंगे, है ना, उसी तरह से, और इसमें कुछ नहीं। दैट इज इट, ये मेन बॉडी है। उसके बाद इसी मेन बॉडी में थर्ड पॉइंट इंक्लूड हो जाता है केस लॉ। जुडिशियल इंटरप्रिटेशन में यहाँ पे आप लैंडमार्क्स को यूज कर सकते हैं, क्योंकि एक्चुअल इंटरप्रिटेशन जो हुआ होगा जहां से उस सेक्शन का, प्रिंसिपल का एक्सपेंशन एक्चुअली शुरू हुआ, उनको तो आपको मेंशन करना ही है। उसके बाद आप मेन बॉडी में लेटेस्ट केसेस को ऐड कर सकते हैं।
मतलब आपने यहाँ पे अपनी बात समझा ली, उसे सिग्निफाई कर दिया, उसे सब्सटैंशिएट कर दिया, जुडिशरी उसको जुडिशली साउंड कर दिया, उसको मैं हवा में नहीं बात कह रहा, जुडिशरी में ये बात कही गई है, मैं उसे रीइटरेट कर रहा हूँ, है ना। एडवोकेट जब कोर्ट में भी जाता है तो पॉइंट बाय पॉइंट वही बात कहता है जो कोर्ट में कही गई है, तभी कोर्ट मानता भी है, हवा में नहीं कही जाती कोई बात। अच्छा, आपको एक्सेसिवली कुछ नहीं करना, आप समझाने निकले हैं तो ये नहीं कि आप समझाते ही चले जाएंगे। स्कोप को, एप्लीकेशन को आपको एक्सप्लेन करने के लिए 3-4 लाइनों से ज्यादा की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर आप इसमें 3 से 4 केसेस से एक्सप्लेन कर देते हैं उसके स्कोप एक्सपेंशन, एक एप्लीकेशन को, उसके लिमिटेशन को, उसके डिस्क्रेशनरी नेचर को, उसके मिसयूज से प्रोटेक्शन को, जो भी कुछ उस सेक्शन में प्रिंसिपल में हुआ है ओवर द इयर्स, आप 3-4 केसेस से अगर उसे एक्सप्लेन कर देते हैं तो वो बहुत है। आपको एक आंसर को अच्छा बनाने के लिए, स्कोरिंग बनाने के लिए 50 केस लॉ नहीं डालने होते हैं, 3-4 डालिए, लेकिन सिग्निफिकेंट केस लॉस डालिए, लैंडमार्क होने चाहिए वो, ठीक है। उसके बाद में आप अपनी बात को और रख देंगे, लेटेस्ट केसेस से उसे और साउंड कर देंगे कि ये बात पहले कही गई थी, आज भी यही बात कही जा रही है, अभी कही गई है, ठीक है। और ये आपके आंसर की हो गई मेन बॉडी, दिस इज द मेन बॉडी। तो केसेस से आप स्टैट्यूटरी प्रोविजन को, प्रिंसिपल को एक्सपैंड करेंगे, उस मेन बॉडी को आप लेटेस्ट केसेस से कंक्लूड कर देंगे। लेकिन यहाँ पे आंसर कंक्लूड नहीं हो रहा, मेन बॉडी ही कंक्लूड हो रही है, ठीक है। उसके बाद आप आंसर का एप्लीकेशन, मतलब अगर वो स्टैट्यूटरी प्रिंसिपल है तो उसके एप्लीकेशन को जरूर लिखें, अगर आप लिख पा रहे हैं तो। ये हिस्सा मैंडेटरी नहीं होता, लेकिन ये हिस्सा स्कोरिंग होता है, तो अगर आप उसको इलस्ट्रेट कर सकते हैं बहुत कम शब्दों में तो आप जरूर करिए। देयरफॉर इन अ गिवन कोर्ट in a given case the court must examine this and this before exercising etc, है ना। तो इस तरह से आपने हाइपोथेटिकली उसको इलस्ट्रेट कर दिया, सो यू नो इट इज इजियर टू अंडरस्टैंड कि आप कहना क्या चाह रहे थे। अगर ऐसे तो आपने कह ही दिया, बट इलस्ट्रेशन सेक्शन में भी होता है, आंसर अच्छा दिखता है, ये एक ऑप्शनल पार्ट होता है, ठीक है। आंसर राइटिंग में दिस इज ऑलवेज एन ऑप्शन। अगर आपके पास वक्त है और आप इसे बहुत शॉर्ट में अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, अपने प्रिंसिपल को, सेक्शन को इलस्ट्रेट कर सकते हैं, तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं, इट्स ओके, आप इसे जाने दे सकते हैं। फिर फाइनली आप जब आंसर को ही अपने कंक्लूड करेंगे तो कैसे करेंगे? कंक्लूजन से करेंगे ऑब्वियसली, एंड यू गो ऑन टू कंक्लूड योर आंसर, जो कि एक डिसीजन ओरिएंटेड आंसर होना चाहिए। हालांकि ये जुडिशरी का एग्जाम नहीं है, एपीयू का एग्जाम है, लेकिन एज अ लॉयर ऑल्सो आप अपने जो चाहे प्लेंट हो, चाहे आपका डिफेंस हो, आप उसे कंक्लूड तो करते ही हैं। जो भी होता है कोर्ट में कंक्लूजन होता ही है उसके, चाहे वो कोर्ट का प्रोसीजर हो या वकील का डिफेंस या वकील की वकालत, इट हैज टू बी प्रॉपरली कंक्लूडेड, है ना। आपने देखा भी होगा कंक्लूडिंग आर्ग्यूमेंट्स वगैरह होते हैं, तो उसे कंक्लूड कीजिए अच्छे से एक डिसीजन के साथ। अकॉर्डिंगली द प्रोविजन मस्ट बी अप्लाइड कॉशियसली, बैलेंसिंग इंडिविजुअल्स राइट्स विद द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, सिक्योरिंग एंश्योरिंग प्रोसीजरल फेयरनेस एटसेट्रा। मतलब जो भी आंसर या प्रिंसिपल था, इस तरह से उसे अपने एक न्यूट्रल टोन में उसे कंक्लूड कर दीजिए, ठीक है। तो ये कंक्लूजन जो होता है, ये आपके आंसर को एक क्या कहते हैं उसको, आपकी भाषा में क्लोजर दे देता है ना। तो आंसर अब्रप्ट नहीं लगता और दिखाई देता है कि बच्चे ने अच्छी समझ के साथ आंसर लिखा है, जल्दीबाजी नहीं की, है ना। 2-3 लाइंस में ही आंसर कंक्लूड हो जाता है, बट यू गिव इट अ क्लोजर प्रॉपर। ये है आपके आंसर का फॉर्मेट, इससे ज्यादा आपको नहीं करना होता। अगर आप और बहुत सारी चीजों में लग गए, स्टैट्यूटरी एक्सपेंशन में या प्रिंसिपल एक्सप्लेनेशन में, अगर आप बहुत सारे केसेस को यूज कर रहे हैं, देखिए उसकी कोई हद नहीं है। द नंबर ऑफ केसेस दैट यू कैन साइट हैज नो लिमिट, ट्रस्ट मी, है ना। कितना केस डिसाइड हो चुका है, कितना ही और पेंडिंग है, आप से मुझे छुपाने की क्या जरूरत, सबको पता है, इट्स एन ओपन थिंग, है ना। तो कोई लिमिट नहीं है, आप कितने ही केसेस डाल सकते हैं, लेकिन आपके पास टाइम की लिमिट है, तो आप कितने ही केसेस नहीं डाल सकते, यू हैव टू स्टिक टू अ वर्ड लिमिट। तो अपने आंसर राइटिंग में जब आप आंसर्स प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो कि एक रेगुलर एक्सरसाइज होनी चाहिए, माइंड यू, आप मेंस का वेट नहीं करेंगे मेंस का आंसर लिखने के लिए, पहले से ही आंसर लिखना जरूरी है। तो आप अपने आप को 3 से 4 केसेस तक लिमिट रखिए, उससे ज्यादा केसेस की जरूरत नहीं।
ठीक है, अगर लैंडमार्क ज्यादा है तो 2 लैंडमार्क 2 लेटेस्ट कर दीजिए। लैंडमार्क अगर 3 थे तो 3 लैंडमार्क 2 1 लेटेस्ट कर दीजिए। 3 से 4 केसेस से ज्यादा की जरूरत नहीं होती है। लेटेस्ट केसेस जो होते हैं वो एक एक अवेयरनेस को, एक डायनामिज्म को रिफ्लेक्ट करते हैं आपके आंसर में, और आपके उस एक्स्ट्रा एफर्ट को मतलब शो करते हैं एग्जामिनर के सामने कि इसने बस बाकी भीड़ की तरह जो लिखा लिखाया रट नहीं लिया, इसने और मेहनत की है, कानून को और नई तरीके से समझने की कोशिश की है, तो आपको एक एडवांटेज मिलता है। तो आंसर को लेटेस्ट केसेस के साथ ऑर्डिनेट कीजिए, आपको बहुत बढ़िया नंबर मिलेगा। और ये आप कैसे कर सकते हैं? मेंटोरशिप के लिए जैसे मैंने बताया था कि भाई मीन्स की तैयारी बिना मेंटोरशिप के नहीं हो सकती। आपको बताने वाला चाहिए कि क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे लिखना है, ठीक है। और इसीलिए दृष्टि आपके लिए लाया है बिहार एपीओ कोर्स। प्रीलिम्स का कोर्स है, हिंदी के और इंग्लिश में दोनों में अवेलेबल है। प्रीलिम्स प्लस मेंस का कोर्स है जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। सबकी वैलिडिटी 12 महीने की है। हिंदी मीडियम के लिए, इंग्लिश मीडियम के लिए अलग अलग कोर्सेज अवेलेबल हैं। हमारी दृष्टि लर्निंग ऐप वेबसाइट पे इन कोर्सेज के डिटेल मौजूद हैं। आप यहाँ पे जाके डिटेल्स को देख सकते हैं। और अगर कोई और चीज़ है जो आपको यहाँ नहीं नज़र आ रही, जिसके बारे में आपको थोड़ी और इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप यहीं पे हमारे काउंसलर्स का नंबर दिया हुआ है। यू हैव अ वे टू कॉन्टैक्ट अस, यू कैन कॉन्टैक्ट अस, ठीक है। आप यहाँ पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, ये हमारे काउंसलर्स का नंबर है और पूरी की पूरी जगह भी है, राइट। सो यू कैन लीव योर डिटेल्स हियर एंड यू कैन कॉल अस ऑन 8750187501। दिस इज आवर काउंसलिंग नंबर। आप इस पे कॉल कर सकते हैं या फिर आप हमारे अपनी डिटेल्स भी यहाँ पे छोड़ सकते हैं। कोर्स से रिलेटेड कोई भी सवाल परेशानी होगी उसके लिए हम आपको कॉल कर लेंगे या आप हमें कॉल कर लीजिए, राइट। सो दीज आर द कोर्सेज। प्रीलिम्स का हिंदी इंग्लिश कोर्स अवेलेबल है, ओनली प्रीलिम्स। प्रीलिम्स प्लस मेंस के लिए भी कोर्स अवेलेबल है, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए। वैलिडिटी, सब्सक्रिप्शन फी, ज्वाइन कैसे करना है, कोर्स में क्या क्या आपको दिया जाएगा, ये सारी की सारी डिटेल्स इसी ऐप पे आपको मिल जाएंगी, ठीक है। तो आई होप कि मैं इस सेशन के माध्यम से आप लोगों की मदद कर पाई। अगर कोई और सवाल है आपका तो आप पूछ सकते हैं, बिना झिझक के कमेंट्स में अपना सवाल लिख दीजिए, उसको एड्रेस हम 100% करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, अगले सेशन में मिलते हैं, तब तक आप सब अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच, बाय बाय। Introducing Drishti IAS Everyday Wear, the casual jacket and the polo neck t-shirt, perfect for everyday and casual wear. Shop now on the Drishti Learning app and Flipkart. Buy link in the description.